गुड इवनिंग मैम। बस गाड़ी की बस साइड में जा रहा हूँ थोड़ी तो अगर तो ऐसा हो तो पलटो बस में पेट्रोल मैम आज आप डिस्कशन करवाओगे? ग्रुप डिस्कशन? ग्रुप में मैम टेस्ट डिस्कशन। टेस्ट डिस्कशन तो कराना है, बट उसके साथ साथ तुम्हारा वो वाला डिस्कशन भी पड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस का, राइट? मैम वो तो आपने करवा दिए थे डिस्कस। कहाँ तक हुए थे? डाइपोल तक ही तो हुए हैं। यस मैम। 2 बचे हुए ना, गॉस लॉ और कंडक्टर्स, करेक्ट? यस मैम। ठीक है, उसको कल करेंगे। आज पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, बोलो। यस मैम। यस मैम। तो तुम्हारा पेपर भेजना एक बार अपना। मेरे पास कोई पेपर भेजेगा? चलो रहने दो, मैं ग्रुप से ले लेती हूँ। कैसा गया भाई पेपर? क्या करके आए हो पेपर में? नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होगी। यस मैम, इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी ना ज्यादा, तो छोटी छोटी मिस्टेक्स बहुत हो गई थी। क्यों नहीं करे भाई आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस? कुछ तो पीवाईक्यूज मैंने करवा दिए थे क्लास में। हाँ जी मैम, बस वही की थी। हाँ मैम वही करी, मैम खुद से नहीं करते हम। बेटा फिजिक्स करने लग जाओ, 1 महीने बची हुई है। केमिस्ट्री मैथ का पेपर आता है डिफिकल्ट, ठीक है? 2 सवाल तो तुम लगाओगे, सब लगाएंगे।
फिजिक्स तुम्हारी गेम चेंजर होती है जेई में हर बार। अब फिजिक्स नहीं करोगे ना तो फिर कुछ नहीं करोगे तुम पेपर में। फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, फिजिक्स 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 बस, और तुम्हें कुछ नहीं दिखनी चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स में मोस्ट फोकस्ड, मैथ में सेलेक्टिव चीजें। जैसे अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है ना, करंट Yes, ma'am. इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके कुछ कॉन्फिडेंस आया है तुम लोगों में? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। किस किस को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर को लेके? हैंड रेज करो। अमनदीप, सौम्या, सुहानी, आकाश, आंचल, रविंदर, दिव्या। मतलब पहले से थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है तुम लोगों को अपने अंदर? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। नेहा, तुम्हें नहीं लग रहा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट? हर्ष, तुम्हें नहीं लग रहा इम्प्रूवमेंट? मैम हैंड रेज किया था मैंने अभी, हैंड नीचे कर लिया। अच्छा, ओके। प्रतीक को भी लग रहा है, वेरी गुड प्रतीक। भाई नेहा क्या कर रही हो? नेहा को नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा नेहा तुम्हें? ये कृपा नहीं आई ना? कृपा पहली क्लास में आई थी। मैम आज सर ने क्लास नहीं ली, सर की तबीयत खराब थी। अच्छा अच्छा, मेरे को भी आई पेन, तो मुझे भी बहुत हो रहा था। अच्छा, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इशू है? बताओ कितने। देखो झूठ नहीं, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी भी लगता है कि मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी भी बहुत मेजर इश्यूज हैं? हम्म। नया तुम्हें किसी में भी कुछ नहीं है? तुम्हें इशू भी नहीं है, तुम्हें अच्छा भी नहीं आ रहा? क्या दिक्कत हो रही है? नेहा क्लास में हो? यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो बताओ? आपको क्या लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेके अभी? मैम ऐसी कैटेगरी का हम क्वेश्चन बन रहे हैं। बन जाएंगे, है ना? बनेंगे, मेहनत करते रहो हाँ जी। सब दिन। अभी ये नहीं है अब 1 घंटे पढ़ रहे हैं मैम, 10 मिनट पढ़ रहे हैं, अब तो तुम्हें समय का पता ही नहीं लगना चाहिए क्या हो रहा है। अंधाधुंध लगे रहो बस पेपर में। अब किसी को एंट्री नहीं मिलेगी क्लास में। ठीक है, ये रहा हमारा पहला सवाल। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? In Young's double slit experiment, the separation between the slit is d. The distance between the slit and the screen is capital D. The interference pattern, there is maxima exactly in front of each slit. Then the possible wavelength used in the experiments are. बताओ क्या होगा?
कराया है क्लास में? यस मैम। यस मैम। ऑप्शन सी। कराया था ना? कुछ याद है यस मैम। कि ये स्लिट 1 है, ये अगर स्लिट 2 है, तो अगर इसके सामने एक स्लिट के सामने ही इंटरफेरेंस हो रहा है, देखो द इंटरफेरेंस पैटर्न देयर इज मैक्सिमा एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच स्लिट। इन द इंटरफेरेंस पैटर्न देयर इज अ मैक्सिमा एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच स्लिट। हर स्लिट के सामने मैक्सिमा बन रहा है। सपोज करो यहाँ मैक्सिमा बन रहा है मेरे पास, तो यानी यहां से जो रेज जा रही होंगी कुछ ऐसे जा रही होंगी, तो ये पाथ, यानी इन दोनों रेस के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा पहला और दूसरे के बीच में, जो कि ये पाथ डिफरेंस मेरा डेल्टा एक्स होता है। और ये डेल्टा एक्स में किसके बराबर लिखती हूँ? डी साइन थीटा, स्मॉल डी साइन थीटा, यस स्मॉल मैम। साइन थीटा। अब एक बार बताओ, ये डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस। अगर ए स्लिट के सामने इंटरफेरेंस हो रहा है, वो भी कंस्ट्रक्टिव, मैक्सिमा बन रहा है, तो इसका मतलब ये डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा भाई? एन एन लैम्डा डी बाई टी। ओनली एन लैम्डा के बराबर। पाथ डिफरेंस है ना, पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होगा। ठीक है, अब ये है साइन थीटा। साइन थीटा को क्या लिखते हैं भाई हम? ये साइन थीटा को क्या लिखते हैं? कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल डी, यही होता है साइन थीटा, है भाई? यस बेटा मैम। साइन थीटा का फॉर्मूला यही लिखते हैं हम यहाँ पे कि साइन थीटा में tan थीटा हो जाएगा। और अगर मेरा ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो यहाँ से इस पॉइंट की दूरी कैपिटल वाई होती है और ये वाला डिस्टेंस कैपिटल डी होता है, तो ये डी वाई बाय डी होता है, ये होता है एन लैम्डा। सर करेक्ट। अगर यहाँ मिनिमा दिया होता तो एन लैम्डा की जगह 2n+1 लैम्डा बाय 2 रखते। ओके जी। अब ये y कितना हो जाएगा? देखो ये स्लिट की डिस्टेंस a से लेके b तक a होती है, तो ये बीच से लेके ए तक कितनी हो जाएगी भाई? a/2 या फिर d/2, जो तुमने लिया हुआ है d/2 है, तो y किसके बराबर हो जाएगा बेटा? समझ में आया? y d/2 क्यों होगा? क्योंकि यस मैम। सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस ले रहे हो ना स्लिट के सामने, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से a की दूरी कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी, तो ये d²/2 अपॉन कैपिटल D इक्वल्स टू n लैम्डा। अब n की वैल्यू 1 रखो। ये 2 कहां से पकड़ लेके आ गई मैं? अच्छा हाँ, डी बाय a²/2 से आया। n की वैल्यू 1 रखो तो लैम्डा पहला कितना आया? d²/2d। 2 रखोगे तो कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4d। 4D। डी सही लग रहा है मुझे, तुम चेक करो। यस मैम। बोलो, ये तो भाई ये तो क्लास का क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं कर दिया। नो मैम। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये वाला क्वेश्चन जेई के टर्म्स में मीडियम से डिफिकल्ट लेवल रहता है, और तुमने कर लिया ये, तो अपने आप को कम मत आंको, ठीक है? ये क्वेश्चन जेई में अगर आएगा तो मीडियम से डिफिकल्ट साइड की तरफ जाता है, ऐसा सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। To produce a minimum reflection of wavelength near the middle of visible spectrum 550 nanometer, how thick a coating of this be coated on a glass surface? Assume light is incident nearly normally to produce a minimum reflection. ये तो तुम्हारा स्लैब वाला है, मैंने ये तुम्हें नहीं कराया। यस मैम। ये स्लैब वाला है, तुम्हारे बैच में नहीं कराया था। देखो यहाँ पर मेरे पास एक थिन स्लैब होती है, ठीक है? इसकी मान लो मेरे पास थिकनेस कितनी दे रखी है? टी थिकनेस दे रखी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? टू प्रोड्यूस ए मिनिमम रिफ्लेक्शन ऑफ वेवलेंथ नियर द मिडल ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, मतलब अगर मेरे पास ये वेवलेंथ है तो हम कितनी की कोटिंग करेंगे किसी ग्लास सरफेस पर, मतलब ये म्यू है, ये आपको इस ग्लास सरफेस पर कोटिंग करनी है, और जिसका म्यू ये हो जाएगा 1.38। लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट करेगी, तो इसमें मिनिमम रिफ्लेक्शन का केस पूछा है कि कितना मिनिमम रिफ्लेक्शन के लिए मेरे को इसकी थिकनेस कितनी रखनी है।
तो मिनिमम रिफ्लेक्शन मतलब सारी की सारी लाइट रे क्या होनी चाहिए, ट्रांसवर्स हो जानी चाहिए। इसको रुक जाओ, इसको भी लास्ट में करते हैं, इतने और इजी क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं, इसको लास्ट में करेंगे समय बचेगा तो। थर्ड देखो, थर्ड में क्या करना है, लाइट वेव्स ट्रेवल इन वैक्यूम अलोंग द वाई एक्सिस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट, बताओ। मैम Light- y इक्वल टू कांस्टेंट। y is equal to 1. देखो क्या कह रहा है कि लाइट वेव जो है बाई एक्सिस की तरफ आ रही है, बाई एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, तो इसमें से कौन सा वेव फ्रंट रिप्रेजेंट कर सकता है, बताओ कौन सा। अब तुम्हें पता है कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, पढ़ाया था यस भाई, वेव जो है परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा कंडीशन सही लग रहा है, बताओ। तो इसका मतलब, अगर मेरी बात सुनो, वेव फ्रंट जो होगा इस वाई एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर। यस मैम। यस मैम। अगर वाई एक्सिस में तुम्हारा वेव फ्रंट होगा तो यानी ए फ्रंट आगे मूव करता है, तो यानी एक्स कांस्टेंट नहीं हो सकता, जेड कांस्टेंट नहीं हो सकता, है ना भाई। अगर आपकी वेव वाई डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर बनेंगे, इसके परपेंडिकुलर बनेगा, और वेव फ्रंट की डायरेक्शन में तुम्हारी वेव फ्रंट उसी डायरेक्शन में आगे ट्रेवल करेंगे, तो लाइट तुम्हारी किस डायरेक्शन में कांस्टेंट हो जाएगी, मैम y डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन। तो y क्या होना चाहिए हमारा इसमें, कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट। फोर्थ बोलो, ए पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट, देखो ये व्हाइट लाइट का क्वेश्चन है, इंसिडेंट ऑन ए थिन, अगेन थिन फिल्म, थिन फिल्म से कितने सालों से सवाल नहीं आया है। A parallel beam of white light incident on a thin film of uniform thickness, wavelength of this and this are observed to be missing from the spectrum of reflected light views normally, the other wavelength in the visible region missing in the reflected, the other wavelength in the visible region missing in the reflect। अच्छा ये पूछ रहा है कि ये दो तो तुम्हारी मिसिंग हो ही रही है, और कौन सी वेवलेंथ है जो इस रीजन में मिस कर जाएगी, तो तुम्हारा फिर से ये उसी का क्वेश्चन आ गया, छोड़ो थिन फिल्म का नहीं करेंगे अभी, जो क्लास में पढ़ा है उसके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट सोर्सेस, कौन आना चाहता है क्लास में, नहीं मिलेगी इस पॉइंट। 2 point sources separated by 2 meter are radiating in phase by lambda equals to this। तुम्हारे पास 2 पॉइंट सोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि इन फेस में है और जिनका वेवलेंथ तुम्हें दिया हुआ है इतना। एक डिटेक्टर है पूरे जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इन अ प्लेन कंटेनिंग बीम, तो कह रहा है हाउ मेनी मैक्सिमास आर डिटेक्टेड, तो वो कितने मैक्सिमा डिटेक्ट करेगा, कैसे लिखोगे। हमारे पास 2 सोर्सेज हैं, अगर देखो ये पहले तुम ऐसे रखते थे ना, 2 स्लिट, स्लिट S1 स्लिट S2, 2 स्लिट के बीच की डिस्टेंस है, और ये मेरे पास यहाँ क्या हो गई, एक स्क्रीन हो गई है ना, हम इस स्क्रीन पर देखते थे। अगर मैं अब इसी स्क्रीन को बेटा ऐसे पूरे सर्कुलर में बिछा दूं तो ये उस तरीके की बात है, ठीक है, कि अब मुझे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमास यहाँ पर दिखेंगे। तो इस कैसे लिखोगे, हमारे पास मैक्सिमा बनने में इन दोनों सोर्सेज के बीच से निकलने वाली वेवलेंथ, सपोज करो मैं यहाँ देखना चाहती हूँ इस पी पॉइंट पे क्या बन रहा है, तो तुम दोनों तरफ से वेवलेंथ निकालोगे, रे निकलेंगी, ये रे दोनों यहाँ पर मीट करेंगी, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, डी साइन थीटा, हम सीख के आ चुके हैं। डी क्या है, इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिफरेंस। अगर यहाँ पर तुम्हें पूछ रहा है कि कितने मैक्सिमा बनेंगे, तो मैक्सिमा में पाथ डिफरेंस का कंडीशन क्या होता है, डी साइन थीटा शुड बी एन लैम्डा, यस और नो। यस मैम। Yes, ma'am. तुम्हारे पास लैम्डा भी है, तुम्हारे पास डी भी है, तो तुम्हें यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन। एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा नहीं है ना, स्क्रीन की डिस्टेंस नहीं है, मैं स्क्रीन की डिस्टेंस निकालूं तो वो मेरे पास नहीं है यहाँ पे,
राइट, साइन थीटा नहीं है ना यहाँ पे स्क्रीन की जो हम निकालते हैं, तो यहाँ पे पहले साइन थीटा निकालो, एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो लैम्डा 0.5 है, डी तुम्हारे पास 2 है, तो साइन थीटा कितना बनेगा तुम्हारे पास यहाँ पे भाई, एन लैम्डा की वैल्यू 0.5 और ये 2, कितना आया बेटा ये 0.25 एन साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई। और हमें क्या पता है कि साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, +1 to -1। यस मैम। Yes, ma'am. तो ये बताओ, अगर मेरे पास 0 साइन थीटा की वैल्यू आई है, यानी यहाँ पर जो मेरे पास थीटा रहेगा वो 0.25 एन रहेगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यूज बनेंगी, एन की वैल्यू रखो। इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, साइन थीटा कितना होना चाहिए, 1 से तो स्मॉल होएगा ना, स्मॉल थीटा शुड बी लेस देन 1 या बराबर होना चाहिए 1 के। तो एन की वैल्यू रखोगे तो कितना आया, एन की वैल्यू 1 रखने पे 0.25 आया, बन गया। एन की वैल्यू 2 रखने पे कितना आया, 0.50, 0.50। तो 0.5 बन गया। एन की वैल्यू 3 रखने पे कितना आया, 0.75 है ना, ये भी बन गया। एन इक्वल्स टू 4 पे कितना आया, 1.0, ये भी बन गया। बन गए ये 4। यस मैम। इससे ज्यादा एन की वैल्यू पॉसिबल है, नो मैम। नहीं है। ठीक है, क्या एन की वैल्यू 0 पॉसिबल है, साइन थीटा एन 0, तो साइन थीटा 0 पॉसिबल है, यस मैम। पॉसिबल है, Yes, ma'am. पॉसिबल है। अब साइन थीटा वेव फंक्शन है, नेगेटिव में भी होगा, तो ये चारों वैल्यू नेगेटिव में भी बनेंगी कि नहीं बनेंगी, यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, तो कितनी वैल्यू बनी, बताओ। मैम पॉजिटिव में भी 5 बनी और नेगेटिव में भी 5 बनेगी। नेगेटिव 5 नहीं, -4 बनेंगे। देखो, तुमने n इक्वल्स टू 0 से शुरू करा तो कितना आया, n इक्वल्स टू 0 से शुरू करा तो मेरे पास 0 आया, और ये मैं जब ऐसे करते करते n इक्वल्स टू 4 तक चली गई तो कितना आया मेरे पास, 1 आया। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे पास साइन थीटा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक गया, ये 0 Yes, डिग्री ma'am. से 90 डिग्री तक गया, तो तुम्हें कितने मिल रहे हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक के बीच में, 5 है ना, 5 मिल, तो यहाँ से मुझे 5 मिल गए। अब तुम यही चीज नेगेटिव में करोगे, नेगेटिव में करोगे। अब नेगेटिव में तो n की वैल्यू 0 कुछ होगी नहीं, नेगेटिव में n की वैल्यू को 0, अरे नहीं होगी ना नेगेटिव में, Yes, ma'am. हाँ नहीं होगी। अब नेगेटिव में माइनस, अब क्या होगा, अगर -1 रखेंगे तो -0.25, माइनस प्लस 0.5, माइनस प्लस 0.75, माइनस प्लस 1, तो ये कितना हो गया, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 आए। इसमें से मैं बोल देती हूँ कि हमने 0 वाला हटा दिया, +-1। साइन थीटा -1 कितने पे होता है, 180 पे। देखो मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, ठीक है। मुझे यहाँ पर कितने मिले, 4, क्योंकि 0 वाला तो बार बार नहीं आएगा नेगेटिव में, 4 वाला मुझे यहाँ मिलेगा, 4 ही मुझे इस वाले 90 डिग्री में मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हो, ये साइन थीटा जो 0.25 एन है, इसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक आई है ना, एन इक्वल्स टू 0 पे 0, और जब 4 रखा तो एन की वैल्यू 1 हो गई ना, मेरी बात सुन रहे हो, यस मैम। जब एन की वैल्यू 4 रखी तो साइन थीटा 1 हो गया। साइन थीटा 1 होने का मतलब वहां पर तुम्हारा साइन 90 डिग्री हुआ होगा, तभी तो वो वैल्यू 1 बनी है, साइन 90 डिग्री 1 हो गया। तो इसका मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 मिल गए, अगले में 4 मिलेंगे, अगले में 4, थर्ड में, और अगले फोर्थ में 4, तो 4 4 जा कितने हो गए तुम्हारे पास, 16. 16. हाँ, तो इसलिए तुम्हें कितने मैक्सिमम मिलेंगे इसमें,
16th मैक्सिमा मिल, 16 ठीक है, 16th मैक्सिमा। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा आर 16। तो इस तरीके से, तो एक बारी में 4, तो सारे पोर्शंस में 4 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोलो। ये वैल्यूज रख के देखिए यहाँ पे, तो 4 के बाद नहीं रख सकते ना, n=5 पॉसिबल ही नहीं है। एन, क्योंकि एक से ज्यादा तुम्हारे पास साइन थीटा की वैल्यू है ही नहीं, तो n=5 नहीं रखोगे। तो 0 से लेके 90 के बीच में कितने मैक्सिमम मिल रहे हैं? 4। 4 मैक्सिमम। 4 मैक्सिमम मिले हैं। देखो जो n=2 में तुम अब कह रहे हो ना कि n=4 में प्लस माइनस रखोगे, तो ये तो सिंपल सी बात है, वो 90 डिग्री तो बन रहा है, 180 तो नहीं ले सकती मैं, क्योंकि हम एक ही इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर तुम्हारा जब n की वैल्यू 4 है तो -1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ में आ रही है क्यों? क्योंकि जब वो -1 होगा तो एंगल 180 चला जाएगा, तो 180 वाला भी हम नहीं ले रहे। तो अब समझ में आया कितना बना? 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारे 4 बन गए। 6th में बोलो, 6 कैसे करोगे? एंगुलर रिजोल्यूशन। बता कब के पेपर है ये एंगुलर रिजोल्यूशन? तो पेपर ये तुम्हारा सिलेबस में भी नहीं है ये क्वेश्चन 6th। 7th बोलो। देखो ये एंगुलर रिजोल्यूशन है, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं पढ़ना। In YDSC, let A and B be the two slits, film of thickness TA and TB and refractive index mu and mu B are the placed in front of A and B respectively, then the central maxima will। क्या करेंगे इसमें? ये तो कराया हुआ है कि अगर स्लैब रख देंगे दोनों के आगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, और इसमें ये भी बोल दिया कि म्यू ए टी ए म्यू बी टी बी बराबर है, तो सेंट्रल मैक्स खुद बताओ क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा? मैम ऑप्शन डी होएगा। कैसे? मैम अगर टी बी ग्रेटर देन टी ए होगा तो मैम जो मैक्सिमा होगा वो मैम ए की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, और मैम अगर टी ए बड़ा होगा टी बी से तो मैम जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो बी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। देखो ये मेरे पास स्लिट्स हैं, एक यहाँ रखी हुई है और एक यहाँ रखी हुई है। ये स्लिट ए और ये स्लिट बी, इनके सामने ये स्लैब की थिकनेस ए है और इसकी थिकनेस बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और इसका म्यू बी। ठीक है, अगर अब ये कह रहा है देखो कि म्यू ए टी ए और म्यू बी टी बी बराबर है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के साथ क्या होगा? तो सेंट्रल मैक्सिमा बनता है मेरा यहाँ पे, जहां पे तुम्हारे पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए दोनों वेव्स का। यहां से जो वेव निकल के आई और यहां से जो वेव निकल के आएगी उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ पर सेंटर मैक्सिमा सेंट्रल पे ही रहेगा। यहाँ इस केस में क्या हो रहा होगा 7th वाले में? मैम वो थिकनेस को चेंज कर रहे हैं ना। हमारे पास टोटल डेल्टा एक्स किसके बराबर आता है? डी साइन थीटा प्लस म्यू -1 इंटू टी, यही आता है जब हम स्लैब इंसर्ट कर देते हैं तो। यस ठीक मैम। है, तो यानी ए वाले ने भी यही प्रोड्यूस करा होगा और बी वाले ने भी। और अगर टीबी की थिकनेस ज्यादा हो जाएगी तो यानी इसका पाथ डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा शिफ्ट टुवर्ड्स ए। टीबी यानी टीबी की थिकनेस ज्यादा है, तो एक सेकेंड, तो मेरे पास बी ऑप्शन होगा, यानी शिफ्ट टुवर्ड्स ए, यानी ऊपर खिसकेगा। और अगर थिकनेस ए का बड़ा होगा पाथ डिफरेंस तो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, म्यू -1 ए इंटू टी। म्यू ए माइनस, ठीक है, टी ए। और दूसरा कितना बनेगा सेकंड स्लैब का भी? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू मैं मानू तो म्यू बी -1 इंटू टी बी। टोटल पाथ डिफरेंस म्यू ए -1 टी ए प्लस
म्यू बी -1 इंटू टी बी। ठीक है, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो डेल्टा एक्स 0 हो जाता है, तो डी साइन थीटा इनके बराबर ही हो जाएगा, 2d साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू ए -1 टी ए म्यू बी -1 इंटू टी बी। ठीक है, दो इक्वेशन लिखी है वो सेम सेम, जो अभी लिखते हैं ना हम, वो एक ही स्लैब के पास होता था तो एक स्लैब की इक्वेशन लिखते थे, जो मैंने तुम्हें पेपर में तुम्हारे उसमें लिखवाई हुई है यस क्वेश्चन में, कि डेल्टा एक्स किसके बराबर होगा, डी साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, उसके अलावा एक ये वाली टर्म ऐड हो जाती है, तो ये दोनों में ऐड हुई है, अब की बार दोनों स्लिट में ऐड हुई है, तो दोनों बार लिखा है, तो दोनों का ऐड कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। अब देख लो, अगर टीबी शिफ्ट होता है, अगर टीबी ग्रेटर है, टीबी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, माइनस म्यू ए प्लस टी ए माइनस म्यू बी प्लस टी बी। इसमें तो पर म्यू ए और टी बी तो बराबर है ना, अच्छा, इसका मतलब ये म्यू ए और टी ए का कॉम्बिनेशन ये बराबर होगा प्लस टी ए ये तो प्लस प्लस के ही आ रहे हैं, एक सेकेंड इसमें, बी या इसमें तो नॉन शिफ्ट होना चाहिए था ना, एक सेकेंड रुको, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी भी और मैं डी। लगाते हैं। तो लगाया है तब मैं ऑप्शन डी दिया उन्होंने। एक काम करो, दोनों साथ लेके करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसमें एक अलग अलग का ले लेते हैं कि किसकी वजह से शिफ्ट ज्यादा आ रहा होगा, और उन दोनों का फिर माइनस करके देखते हैं, एक सेकेंड। दोनों से तो ये लेंथ ही पड़ रहा है, अलग अलग का देखते हैं, एक सेकेंड। देखो, स्लैब ए की वजह से जो आएगा उसमें बनेगा मेरे पास म्यू ए -1 इंटू टी ए, और स्लैब बी की वजह से बनेगा म्यू बी -1 इंटू टी बी। ठीक है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा x1 और डेल्टा x2, और इसको पूरा ओपनली लिखते हैं तो ये बन जाएगा म्यू ए टी ए माइनस टी ए, ये बनेगा म्यू बी टी बी माइनस टी बी। ठीक है, अब देखो डेल्टा x1 माइनस x2 करके देखते हैं, तो ये बनेगा मेरे पास म्यू ए टी ए माइनस टी ए माइनस म्यू बी टी बी और माइनस टी बी। ठीक है, तो म्यू ए और टी ए का तो इन्होंने बराबर ही बोल दिया है, तो ये वाली टर्म्स तो कैंसिल ही हो जाएंगी, तो डेल्टा x1 और माइनस डेल्टा x2 मेरे पास बचा म्यू टाइम्स ऑफ माइनस टी ए प्लस टी बी। ठीक है, माइनस टी ए प्लस टी बी, मेरे पास ये इक्वेशन आ रही है यहाँ से, तो अगर x1 माइनस x2 करती हूँ तो मैम इसका आंसर आ ही नहीं रहा, मैंने भी बहुत बार निकाला मैम ऐसे क्वेश्चन बना के।
मैम वही आ रहा है जो इन्होंने गिवन दिया है बस। रुको रुको, हाँ म्यू -1t म्यू -ta प्लस टीबी। अगर टीए बड़ा हो जाता है, इफ टीए इज बड़ा तो ये नेगेटिव चला गया, यानी डाउनवर्ड शिफ्ट होना चाहिए ना। फिर इसमें अगर टीए बड़ा है तो शिफ्ट डाउनवर्ड्स, तो ये ऑप्शन नंबर सी की कह रहा है ना, सी यानी शिफ्ट टुवर्ड्स बी। ठीक है, और अगर टीबी बड़ा हुआ तो बी वाला होगा, यानी शिफ्ट टुवर्ड्स ए, ऊपर की तरफ, यानी पॉजिटिव चेंज। हाँ ठीक तो है, गलत क्या है इसमें? ठीक है, ये बनेगा टीबी माइनस टीए ही बनेगा बेटा। देखो आ तो गया, कंफ्यूजन क्या होगी? थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा देखो, दोनों अगर एक साथ लगाएंगे ना तो दिक्कत क्रिएट करेगा, अलग अलग लगा के आसानी से हो जाएगा। देखो ठीक है, करना क्या है, अगर स्लैब ए है तो वो कितना पाथ डिफरेंस जनरेट करेगी? बोलो, स्लैब ए का पाथ डिफरेंस कितना होगा बेटा? सिर्फ वो उसमें बताओ, इस स्लैब का कितना आएगा? म्यू माइनस, 1 into t, हाँ, बी स्लैब का कितना आएगा? mu -1 into t। टीबी। अब इन दोनों को आपस में से माइनस करो, यानी एक्स ए, यानी ए का पार्ट डिफरेंस और बी का पार्ट डिफरेंस आपस में माइनस करो। आपस में इन दोनों का पाथ डिफरेंस माइनस करेंगे। यस मैम। ये देखो स्लैब बराबर नहीं है, अगर स्लैब भी बराबर होती ना तब आंसर ठीक होता। यहां से तुम्हें बात समझने के लिए भी मिलेगी। अब क्या इन दोनों का अगर म्यू ए टी ए बराबर होगा तो क्या सेंट्रल मैक्सिमा 0 शिफ्ट नहीं होगा? तो ये अजम्पशन रीजनिंग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। बढ़िया, बहुत प्यारा सवाल है ये, तो तुम्हें याद रखना चाहिए आगे तक। क्या हो रहा है इसमें, देखो क्या आया, एक्स की वजह से पाथ शिफ्ट तुमने लिखा म्यू ए -1 इंटू टी ए। ठीक है, बी की वजह से तुमने पाथ शिफ्ट लिखा म्यू बी -1 इंटू टी बी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो फटाफट, यानी एक्स ए माइनस एक्स बी करो, डेल्टा एक्स ए माइनस एक्स बी करा। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो म्यू ए टी ए तो बराबर ही है, तो तुम्हारे पास इक्वेशन बचेगी -TA प्लस टीबी, इनको माइनस करके करो अपनी कॉपियों में। आया ये? यस मैम, आ गया। है ना? हाँ, अब देखो, अब तुम्हारे पास डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि अगर मेरे पास टीबी बड़ा है। बेटा अगर एक बात बताओ, अगर टीबी बड़ा हुआ तो ये पूरा ऑप्शन किस में चला जाएगा? इफ टीबी इज ग्रेटर, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन मतलब कौन किधर की तरफ शिफ्ट होगा? एक की तरफ। ऊपर की तरफ। तुम्हें नहीं पता ए और बी का, तुम्हें पता है ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन है ना तुम्हारा, क्योंकि ये ऑल ओवर पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस में शिफ्ट होगा। और ऊपर की तरफ कौन है, कौन सा है? ए है ना? ए स्लिट ऊपर है, तो यानी ए की तरफ होगा। अब देखो, अगर मेरे पास टीए बड़ी हुई, अगर टीए बड़ा हुआ तो ऑल ओवर टर्म नेगेटिव आएगी। नेगेटिव आने का मतलब है कि शिफ्ट कहाँ होगा? नेगेटिव एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस में, नीचे की तरफ। और नीचे कौन सी स्लैब है? बी वाली, तो यानी शिफ्ट टुवर्ड्स बी, सी में। ठीक है, इस ये देखो डी साइन थीटा तो कैंसिल ही हो जाता ना, यस मैम। तो उसको लेके नहीं करना। अब समझ में आ गया क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये तुम्हारे पास ये चीजें दोनों बराबर हैं तो तब भी जरूरी नहीं है सेंट्रल मैक्सिमा में 0 शिफ्ट आए, नहीं, थिकनेस पे भी डिपेंड कर रही है चीजें। क्वेश्चन नंबर 8 तभी छोड़ो, इजी इजी वाले करते हैं। 9th बताओ, 9th हो गया था, ये तो कर लिया होगा बेटा। Two coherent light sources of different intensities which interference on a screen, the ratio of the maximum to the minimum intensity pattern on the screen, the intensity of the individual sources are in the ratio। कर लिया था? यस मैम। आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो दिया हुआ है। आई मैक्स क्या होती है? देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम,
I max under root I1 plus I1 plus I2 I2 square. हाँ अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट minus I2 का। इसका रेशो 25/1 दिया हुआ है, तो यहाँ से तुम अपने आप निकाल लोगे I1 I2। Yes, ma'am. I1 I2 निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? यस मैम। हाँ कैलकुलेशन ही करनी है बस छोटी सी। 10th हो गया था। दो पॉलरॉइड है आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, मतलब परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी एक्सिस ऐसे है तो इसकी एक्सिस ऐसे है। Unpolarized light I0 is incident on P1 and a third polarized P3 which is kept on P1 and P2। भाई इसके बीच में एक और बना हुआ है ऐसे, जिसका 45 डिग्री पे है इसके साथ, तो यानी इन दोनों में भी 45 डिग्री का हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। ए बी और सी इन तीनों में कितने कितने के पार्ट डिफरेंस है भाई, सॉरी एंगल का डिस्टेंस 45 का है। 45 डिग्री। ये पूछ रहा है कि P2 से जो लाइट बाहर निकलेगी यानी थर्ड वाले से सी से, उसमें कितना होगा, ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये शायद किया ही हुआ है क्वेश्चन, कर लोगे? मैम बता दीजिए एक बार, ये गलत हो गया था। भाई देखो ये तुम्हारा P1 है, ये P3 है और ये P2 है। P1 से कितनी लाइट निकलेगी, I0/2। I0 by 2। P3 से कितनी निकलेगी, I0 by 4। I0 cos स्क्वायर थीटा। ये तो I0/2 हो गया, cos स्क्वायर थीटा यानी cos 45 डिग्री। cos 45 कितना हो जाएगा, 1/√, 1/2। और 1/√2, √2 का स्क्वायर 1/2। तो यानी यहां से कितनी लाइट निकली भाई, I0/, by 4। ये I0/4 किस पे इंसिडेंट होगी, P2 पे। यस मैम। P2 से बाहर कितनी निकलेगी ट्रांसमिटेड लाइट, इंसिडेंट I0/4 cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो I0/4 cos 45 कितना है, 1/2। 1/2। कितना आया, 4 2 जा 8, I0/8 आ जाए। यस। क्वेश्चन नंबर 11, दो बीम है ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट विद, देखो जो तुम्हारे पास ये वाले क्वेश्चन आए हैं ना इंटरफेरेंस वाले, जो स्लैब्स वाले, जो रिफ्लेक्शंस वाले, उन्हें छोड़ दो, पेपर में पिछले सालों से नहीं आ रहे हैं वो, बहुत सालों से, मत करो उन्हें। बाकी एक बार मैं और देखूंगी, अगर पिछले 5 सालों में एक भी पेपर नहीं आया होगा तो वो नहीं करेंगे हम, और नहीं आया है। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दो बीम है ए एंड बी ऑफ ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट with mutually perpendicular planes of polarizations, two beams of plane polarized, अच्छा A and B, two beams plane polarized light with mutually perpendicular planes of polarizations are seen through a polaroid. Okay, from the position when the beam A has maximum intensity, beam B has 0 intensity, a rotation of polaroid through 30 degree makes two beams appear equally bright. Okay, if the initial intensities of the two beams are this and this, then the ratio of this। कैसे निकालोगे इसे 11th को, कैसे कर सकते हो? दो ऐसी हैं जिनके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। मतलब अगर किसी का प्लेन इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है वेक्टर, तो किसी के किसी दूसरे वाले के इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से, ये वाला डिफरेंस है। तो अगर मान लो कोई भी पोलराइजर होगा, एक को ब्लॉक करेगा और एक को जाने देगा, इतनी तो बात समझ में आ ही रही है। यस मैम। तो ये कह रहा है कि अगर हम फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, अगर किसी पोजीशन पे बीम ए की इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो बी की 0 दिखती है, बात तो है ही सही भाई। अगर मान लो मैंने एक ऐसा पोलराइजर रख दिया जो जिसकी एक्सिस ये है, तो वो बी को जाने देगा,
तो उस टाइम पे बी की इंटेंसिटी तो मैक्सिमम हो जाएगी, बट ए को तो ब्लॉक कर देगा ना, क्योंकि ए तो इसके परपेंडिकुलर है, इसकी एक्सिस के, तो बी की इंटेंसिटी इस समय 0 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ, तो अब ये कह रहा है कि लेकिन अगर मैं पोलरॉइड को 30 डिग्री पे रख दूं तो ब्राइट दिखेगा, दोनों का इक्वली ब्राइट दिखेगा। बात बिल्कुल ठीक है, दोनों का इक्वली ब्राइट दिखेगा। तो कह रहा है कि मुझे बताओ इनिशियल इंटेंसिटी क्या है। तो देखो, अगर मैं आई ए की बात करूं कि आई ए की इनिशियल इंटेंसिटी आई ए है, सॉरी ये तो ट्रांसमिटेड वाली होगी ना, मेलस लगाएंगे। आई ए की ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इक्वल्स टू आई नॉट, जो कि क्या होगी, इंसिडेंट इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसने क्या बोला है कि इक्वली ब्राइट, यानी दोनों ब्राइट दिखेंगी, यानी आई ए और आई बी क्या होने वाली हैं, बराबर होने वाली है। यस इनिशियली वाली को मान लो ये इनिशियली ए आई है और ये इस बी की इनिशियल है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आई ए और आई बी बराबर है भाई? अब यानी तुमने इसकी एक्सिस को ऐसे रख दिया, कुछ इस तरीके से है कि ये पहली वाली के साथ भी 30 डिग्री बना रहा है और दूसरी वाली के साथ भी 30 डिग्री बना रहा है। इसने बोला है, रुको एक सेकेंड, इसने बोला है ए रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 30 डिग्री मेक्स टू बिकेम इक्वली ब्राइट। ओके, नहीं, इसने बोला है कि बराबर दिखेंगी। इसका मतलब इससे ट्रांसमिटेड जो लाइट होंगी आई ए और आई बी ये बराबर होने वाली हैं। बात समझ में आ गई? आई ए और आई बी बराबर होंगी। अब एक चीज सुनो, ये इनिशियली वाला है कॉस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू आई ए आई बी आई इनिशियली कॉस स्क्वायर थीटा 2। क्यों थीटा 1 थीटा 2 क्यों लिखे हैं? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये 30 डिग्री नहीं था तो इनिशियली मुझे बताओ ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? देखो, 90। हाँ, अपने अकॉर्डिंग ले लो। मैंने इनिशियली पोलराइजर इस एक्सिस का माना है, जो कि ए के साथ कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे, और बी के साथ कितने डिग्री पे है भाई, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे। तुमने पोलराइजर को कितने डिग्री घुमाया है, 30 डिग्री। तुमने अपने पोलराइजर को 30 डिग्री से घुमा दिया। अब बताओ ए के साथ कितना एंगल बनेगा? पहले 90 था, 30 डिग्री घुमा दिया, अब कितना एंगल बना, 60। यस मैम। बी के साथ पहले 0 डिग्री था, बी के साथ पहले 0 डिग्री था, अब बी के साथ कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। बात समझ आई ना भाई? बी के साथ 0 था तो तुमने 30 डिग्री घुमाया, तो मतलब बी को भी तो 30, बी के साथ 30 डिग्री घुमाया ना, तो बी वाला कितना हो गया, ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो तुम। आई बी आई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 पे कितना होता है भाई, √3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। आई ए आई इनिशियली कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इसके साथ 60 डिग्री है तो कॉस 60 1/4, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो आई ए इनिशियल आई बी इनिशियल कितना आया, 3:1, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। समझ में आया? यस मैम। ऑप्शन देखो एक बार कुछ क्या किया है, आई ए के साथ कितना एंगल बना रहा था वो, मैम 60। यस मैम, मेरा भी ये है तो पर मैम वो डी बता रहे हैं। डी आंसर है। यस मैम, मैंने तो ये निकाला था मैम, बाद में इस बार चेक किया था मैम, वो डी उनका तो दिया रहा है। रुक जा, two beams are mutually perpendicular at seams from the position when सुनो, देखो यहाँ इस वाली लाइन को पढ़ो, फ्रॉम द पोजिशन व्हेन द बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इन्होंने ए को मैक्सिमम इंटेंसिटी पे रखा है और हमने किसको रखा है, देखो इस पर्टिकुलर केस में कौन मैक्सिमम इंटेंसिटी पे है, बी वाला ना। बी वाला। हाँ, क्योंकि बी का प्लेन अभी तुम्हारे इस पोलराइजर के साथ किस में है, सेम प्लेन में है ना। यस मैम। हाँ ठीक है,
जो तुम देख रहे हो कि छोटी छोटी, मतलब अगर एक भी लाइन मिस कर रहे हैं तो देखो आंसर आंसर वेरी कर रहा है ना, आंसर वेरी कर रहा है अगर एक भी लाइन अगर हम मिस कर रहे हैं तो ये चीज भी डिपेंड करेगी कि इनिशियल एंगल जो लेना है वो किसके साथ मैक्सिमम लेना है। अब इसमें तो मैं छोटी छोटी मिस्टेक से मैं नेगेटिव मार्किंग हो गई है। हाँ, तो ये चीज याद रखनी पड़ेगी। देखो इस ये लाइन मिस नहीं करनी थी कि ए के साथ मैक्सिमम इंटेंसिटी बनानी है। आई थिंक अब तो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब तो बढ़ू आगे कि भाई उसको ए के साथ मैक्सिमम रखना उसकी एंगल को इनिशियली। यस मैम। बेटा समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम। देखो इसलिए कहते हैं गलतियां भी अच्छी होती है, कभी कभी गलती करके अच्छी से समझ में आता है कि एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। तो ए के साथ मैक्सिमम रखो, तो ए को मैक्सिमम रखना है तो ए को ऐसे बनाओ इस तरीके से, तो ए पास कर जाएगा और बी ब्लॉक हो जाएगा, तब बी की मिनिमम इंटेंसिटी है। और अब इसको 30 से घुमाओगे तो अब ए के साथ कितना एंगल बनेगा? अब ए के साथ 30 डिग्री बनेगा, करेक्ट। और बी वाला Yes. 60 हो जाएगा। अब आ जाएगा आंसर 1/3। Yes, ma'am. हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ओके नेक्स्ट 1:3। 12वां सवाल क्या कह रहे हैं? कौन क्या है? मैम क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, तब से ट्राई कर रही हूँ सर, नहीं नहीं होगी। लेट एंट्री अलाउड ही नहीं है, बताओ क्लास में मेरा क्या जा रहा है? इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ करके आए हो बताओ? ट्वेल्थ, अनपोलराइज लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई ये passes through an ideal polarizer, एक अनपोलराइज लाइट है। another identical polarizer B is placed behind A, okay, the intensity of light beyond B is found to be I/2, ठीक है। new another identical polarizer is placed between A and B, okay, the intensity beyond B is found to be I/8, ठीक है। कर लोगे ये तो सेम यस मैं, मैम। हाँ अब की बार इंटेंसिटी दी है थीटा निकालने, उल्टा पूछ लिया, कर लोगे? इजी था, कर लोगे। यस मैम। यस मैम। 13th बोलो। नहीं मैम, ये नहीं आया था समझ। बता दीजिए मैम। हाँ, द फिगर शोज ए सरफेस XY सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। द लाइंस ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट वेव फ्रंट, ओके, ये ए बी एंड सी डी प्लेन वेव फ्रंट है, साफ साफ दिख रहे हैं, प्लेन है। ऑफ ए लाइट विच इज ट्रेवलिंग इन मीडियम 1, ओके, एंड इंसिडेंट ऑन XY। The line EF and GF represent wave fronts of light in medium 2 after refraction. Okay. अब कह रहा है the face of the light wave at C, D, E, F are this. It is given that face of C is equal to face of F. कहाँ गया? ये C का फेस और ये हमारा F का फेस हमें बराबर दिया हुआ है। अच्छा बराबर नहीं है, नॉट इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर मेरे पास वेव फ्रंट बन रहा है, क्या डेफिनेशन है? ऑल पॉइंट्स ऑन वेव फ्रंट शुड बी ऑन सेम फेस। यही है वेव फ्रंट की डेफिनेशन, कि वेव फ्रंट अगर बन रहा है तो उसके ऊपर जो भी मैं पॉइंट ले लूं, उन पॉइंट्स के आपस में फेस डिफरेंस कैसे रहे? फेस डिफरेंस 0 रहेगा, मतलब सब सेम फेस में होंगे, हाँ या ना? यस मैम। इसका मतलब जो ए भी तुम्हारा वेव फ्रंट बन रहा है,
इस ए बी के ऊपर जितने भी पॉइंट है ये सब सेम में होंगे, सी डी वाले सारे सेम में होंगे। अब देखो ये अलग अलग वेव फ्रंट के फेस सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, बेशक वो सेम मीडियम है। जैसे तुम्हारा ए बी और सी डी की बात करूं, ये बेशक सेम मीडियम में बन रहे हैं, इन जरूरी नहीं है कि इन दोनों के पार्टिकल्स के फेस भी बराबर हो, ठीक है, लेकिन इस लाइन पर जितने भी पार्टिकल होंगे, यानी ए से बी से सी से डी, इस लाइन पे जो भी पार्टिकल है, जो भी पॉइंट होंगे, उनका फेस बराबर होगा। तो बताओ सी और डी का कैन नॉट बी इक्वल, इज इट पॉसिबल कि ये एक ही वेव फ्रंट के पॉइंट है और इनका फेस बराबर ना हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। बात समझ रहे हो भाई? सी और डी देखो ना, ये सी है और ये डी है, यानी ये एक ही वेव फ्रंट है, इस पे सब पार्टिकल का बराबर होगा। बी देखो, डी कैन बी इक्वल टू ई, कहाँ है डी? तो ये कह रहा है डी का ई के इक्वल हो सकता है। चलो ठीक है, रुको एक बारी। अब डी माइनस एफ इज इक्वल टू सी माइनस ई, डी माइनस एफ इक्वल टू सी माइनस ई, ओके। और क्या कह रहा है? फाइव डी माइनस फाइव सी इज नॉट इक्वल टू फाइव एफ माइनस फाइव ई। अच्छा, इन्होंने बराबर तो किसी का पूछा ही नहीं, इन्होंने डिफरेंस देके पूछ लिया है। यस मैम। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये चीज देखो, फाइव डी कैन बी इक्वल टू फाइव ई, ये मे बी है, मे बी, वी डोंट नो, हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो हम इसकी पढ़ेंगे कि दो आपस में वेव फ्रंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो बी ऑप्शन को अभी साइड में रखेंगे, वी डोंट नो। सी पे आओ, सी में देखो क्या है, तुम्हारे पास ये दो वेव फ्रंट है डी और सी, एक ऐसे है ई और एफ, इतना पता है। क्या ये सही लिखा है मैंने? ई और एफ के फेस बराबर हैं और डी और सी के फेस बराबर हैं, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, अगर मैं डी में से एफ घटाऊं, अगर ये वैल्यू भी 5 है तो ये भी 5 होगी, अगर ये वैल्यू 3 है तो ये भी 3 होगी। डी में से एफ घटा दो या 5d माइनस 5f करूं, तो क्या ये 5d में से या 5c में से e घटाऊं तो ये बराबर नहीं आएंगे? बराबर Yes. आएंगे। और अगर मैं ये भी लिखूं कि 5d में से मैं अगर 5e घटा रही हूं और अगर मैं 5c में से 5f घटा रही हूं तो भी, सॉरी 5c में से दूसरा क्या बचा उसका, f, हाँ f है ना, d के साथ क्या था, हाँ ठीक है, तो ये भी ठीक है। बताओ, ये इक्वेशन भी ठीक है, तो हमें c दिया हुआ है, तो c ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ भाई, अगर डी सी बराबर है और ई और एफ बराबर है, तो अगर डी में से ई घटाओगे तो जो वैल्यू मिलेगी सी से एफ घटाने पे भी तो वही मिलेगी, हाँ या ना बेटा? यस मैम। है ना? तो अगर डी में से ई घटाने पर ये वाली वैल्यू मिल रही है, तो दोबारा सुनो, डी में से एफ घटाओगे तो भी 5c 5v वाला बराबर मिलेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, तुम्हें एक दी हुई है, ठीक है। तो ये मत रटना मत कि अभी डी में से एफ ही क्यों घटाया, अगर डी में से ई भी घटाते तो भी बराबर आती, ठीक है। फेस, यस मैम। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 5d माइनस 5e इक्वल्स टू 5c माइनस 5f, तो भी ये सही होता, ट्रू होता ये भी, तो भी। क्यों है वो समझ में आ गया ना, क्यों है? आई थिंक ठीक है, सबको आ गया? हाँ आया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. 14th बताओ। Unpolarized light of intensity passes through a three polarizers such that transmission axis of last polarizer is crossed with that of the first. Crossed का मतलब समझ रहे हो कि हर
आपस में कितने का एंगल बना रहा होगा? And polarized of this passes through three polarized. The transmission axis of the last polarizer is crossed with that of the first. 90 डिग्री के. The intensity of the final of light is this. The intensity of the light transmitted by the first polarizer will be. कैसे करोगे भाई? पहले वाले की तो, अरे ये तो पहले का पूछ लिया इसने. कितना घुमा के सवाल देखो लास्ट में. द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द फर्स्ट पोलराइजर. भाई पहला वाला तो कितनी पास करता है हमेशा? आई नॉट बाय I not by 2. I not by 2. इसमें से 2 यानी 16. Yes, ma'am. ले. देखो आ गया ना, मैं कह रही थी ये सवाल आ जाते हैं. द Yes. प्लेन वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल मिरर. प्लेन वेव फ्रंट्स आर इंसिडेंट, तो इंसिडेंट का तो यही बनेगा. बढ़िया. रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का क्या बनता है? तो मेरे पास स्फेरिकल मिरर है, ये कौन सी शेप बनती है? ये तो नहीं हो सकती सी. तो अगर ये ऐसे है, Spherical shape बनती है. Option A. भाई ऐसा है तो इसकी शेप कैसी बनती है रिफ्लेक्टेड की? ये बनती है कौन? डी में सेम ऐसे ही जा रहे हैं, और बी में तो गलत है 15th का. एक सेकेंड है, ये इसका फोकस है क्या? और इसके बाद ये ऐसे आ रहे हैं. देखो, इफ दिस इज फोकस, ये कनकेव मिरर दे रखा है. यहाँ से तो लाइट पैरेलल हो जाती है. प्लेन वेवफ्रंट इन द स्फेरिकल मिरर. इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर ये लाइट यहाँ पे जाती है, कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पे पीछे से, कन्वेक्स हो गया. इसमें यहाँ से जाके डाइवर्ज हो देता है. इसने से रिफ्लेक्टेड वाली पूछी है, अगर रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो कैसी बनेगी? तो ये वाली तो ऐसी ही बनेगी. ठीक है, तो सी तो प्लेन बना रहा है, ये तो गलत है. बी वाली गलत है, क्योंकि बी वाली में देखो ये वाली ऐसे बन रही है, तो ये भी गलत हो जाएगा. बट ए और डी में है थोड़ा सा. ठीक है, यहाँ से चले जाएंगे तो टुवर्ड्स फोकस करनी पड़ेगी ना. अब इसका फोकस यहाँ, ये लाइट चली गई यहाँ पे, तो इनका इस तरीके से बनेगा कन्वेक्स मिरर की तरह. ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है. देखो ऑप्शन ए क्यों ठीक है? ये वाला तो पॉइंट हमने क्लास में ही डिस्कस करा था. इतना वाला तो, कि अगर मेरे पास लाइट ये इस तरीके से आएंगी तो यहाँ पर इस तरीके की वो बनती है ना हमारे पास वेव फ्रंट. और अगर ये कन्वेक्स मिरर हो जाता है, कन्वेक्स मिरर ये अगर मेरे पास यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगी और इनको हम बैकवर्ड में ट्रेस करते हैं. ठीक है, तो यानी इसका फोकस कहीं यहाँ बनता है. तो
इस केस में ऐसे बनती है वेव फ्रंट, कॉन्वेक्स के केस में, है या ना? तो कॉन्वेक्स का Yes, फोकस ma'am. यहाँ पर है, तो यानी ये किसके टुवार्ड्स बन रहा है वेव फ्रंट? टुवार्ड फोकस, ठीक है। सिमिलरली ये तुम्हारा ऊपर वाला कनकेव है, ये कनकेव मिरर वाला है, तो कनकेव मिरर का फोकस इधर की तरफ आता है, तो इसके वेव फ्रंट टुवार्ड्स फोकस बन रहे हैं, ठीक है। अब बात आई इस सेकंड वाले की, तो सेकंड वाला देखो, डी वाले में इसको अवे फ्रॉम द फोकस बनाया गया है, डी वाले में इस वाले पॉइंट को, इसीलिए डी वाले का ये वाला वेव फ्रंट गलत है। सेकंड में इसका वेव फ्रंट टुवार्ड्स फोकस बनाया गया है, तो ये ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वेव फ्रंट शुड बी टुवार्ड्स फोकस। ऑप्शन देख लेते हैं, इसका डी दिया हो, ए ही है, ठीक है। 16th हो गया था। 16th, plane wavefront encounter the interface between medium 1 and 2, between medium and another, यानी बाउंड्री पे आएगा ये वेव फ्रंट। एज शोन बिलो, द वेव स्पीड इज डिफरेंट इन टू मीडियाज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या होगा? स्पीड चेंज हो जाएगी तुम्हारे दोनों मीडिया में जाके वेव की। द डिस्टेंस बिटवीन द वेव फ्रंट रिमेन्स अनचेंज, कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो देखो, ये यहां से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो यानी दूसरे मीडियम में जाके स्पीड में भी चेंज आ रहा है, स्पीड में चेंज आएगा तो डायरेक्शन भी चेंज होगी, वेवलेंथ भी चेंज होगी, है ना। यानी यहां से ये पास करके चला गया, तो यानी रिफ्रैक्शन हो गई। तो रिफ्रैक्शन में क्या क्या चेंज होगा भाई? चेंज इन वेव की स्पीड चेंज हो जाएगी, और Direction. वेव की बात कर रहे हैं, वेव्स में क्या क्या चेंज आएंगे? वेव्स की स्पीड चेंज हो जाएगी, वेव की वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, दो चीजों में चेंज आएंगे। अब देखते हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट में क्या होगा। तुमने पढ़ा होगा कि वेव फ्रंट के ट्रेवल करने की स्पीड ही क्या होती है? वेव फ्रंट के ट्रेवल करने की स्पीड को ही हम स्पीड ऑफ वेव बोल देते हैं, पढ़ा था ना, उसी Yes, को हम ma'am. स्पीड ऑफ वेव बोलते थे। वेवलेंथ क्या होता है? ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द वेव फ्रंट रिमेन्स अनचेंज बट द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट चेंज। तो देखो, वेव फ्रंट का डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, तुमने यहाँ ऊपर भी देखा होगा इस वाले केस में, है ना, रिफ्रैक्शन हुई है तो वेव फ्रंट की डायरेक्शन चेंज होती ही होती है, ठीक है। तो यानी आधी बात तो सही है, आगे पढ़ो। द डिस्टेंस बिटवीन वेव फ्रंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिमेन अनचेंज, दोनों ही अनचेंज हो जाएगा, गलत है। क्या डिस्टेंस में भी चेंज आएगा वेव फ्रंट के? तो बेटा अगर वेवलेंथ चेंज हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारे वेव फ्रंट के आपस के जो डिस्टेंस है, यानी पहले अगर सी और डी सिर्फ इतना बन रहा था, तो हो सकता है कि जब ये रिफ्रैक्ट हो जाए, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद इनके डिस्टेंस में भी क्या हो जाए, कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, डायरेक्शन के साथ साथ क्या चेंज हो जाएगा? डिस्टेंस भी। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। दोनों चीजों में चेंज आएगा स्पीड और वेवलेंथ। तो स्पीड कॉरेस्पॉन्डिंग टू व्हाट? डिस्टेंस, डायरेक्शन, और वेवलेंथ से तुम्हारा क्या चेंज हो जाएगा? डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर ए। इसमें से किसका इंटरफेरेंस पॉसिबल है? ये याद रखना भाई तुम लोग कि अगर दूसरे से एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में जाता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, दोनों चेंज हो जाएगा। 17वां, 17th बोलो, कौन कौन इंटरफेयर कर सकता है? 1 and 3. हाँ, पहला और 1 and 3. हाँ देखो, 1 और 2 कर सकता है क्या? 1 और 2 करोगे तो माइनस करोगे तो कितना बनेगा? 2 ओमेगा टी, है ना। वाई टू माइनस वाई वन करोगे
तो फेज डिफरेंस 2 ओमेगा टी आ जाएगा, यानी टाइम डिपेंडेंट। तो 1 और 2 नहीं हो सकता। तीसरा और चौथा, फिर से अगर ओमेगा टी माइनस 2 ओमेगा टी करोगे तो ओमेगा टी बचेगा एक और, टाइम डिपेंडेंट। तो इसलिए तीसरा और चौथा नहीं हो सकता। पहले और दूसरा, पहला दूसरा भी नहीं हो, अच्छा पहला और तीसरा हो पहला सकता और तीसरा है। हाँ, पहला और तीसरा हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पता है ना क्यों? अगर टी यस आ मैम। रहा है किसी में माइनस करने पे, अगर टी वैल्यू बच रही है तो मतलब वो इंटरफेयर कभी नहीं करेंगे। अगर सिर्फ फाइव भी आ रहा है तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, अगर सिर्फ फाइव, क्योंकि फाइव कांस्टेंट वैल्यू है, बात सुनना, ठीक है, फाइव कांस्टेंट वैल्यू है। अगर ये फोर्थ ऐसे होता ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, ये टू ना लिखा होता तो भी इंटरफेरेंस बन जाता। किसके साथ बनता पर? अगर ये टर्म ओमेगा टी प्लस फाइव होती तो ए वन के साथ इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता, क्योंकि ओमेगा टी कट जाते ना, सिर्फ फाइव बचता। तो फाइव कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या तो इंटरफेरेंस होता? यस और नो? हो यस मैम। हो जाता, ठीक है, बिल्कुल। 3 और भी बन जाते हैं। थ्री और फोर, तो हाँ फिर बन जाता है दोनों होते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। 18th बताओ, 18th। Consider a Young's double slit experiment. What should be the slit separation D in terms of wavelength lambda such that first minima occur? अरे वही, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही आ गया। हाँ, Yes, अब की ma'am. बार पहले पे यहाँ मिनिमा बन रहा है, तो यानी डेल्टा एक्स इक्वल्स टू जो भी तुम्हारा डी साइन थीटा आने वाला है, मान लेते हैं ये डी है, सपोज दिस इज डी। तो क्या हुआ, और इसने ये भी बता दिया कि पहला मिनिमा बनेगा। तो भाई मिनिमा की कंडीशन क्या होती है मेरे पास पाथ डिफरेंस की? 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू डी साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा अब की बार? फिर से बोलो। Y by D. y बाई D. कैपिटल डी। ये कैपिटल डी अब की बार 2d दिया हुआ है। तो फोड़ दूंगी मैं, 2d। y को क्या लिख सकते हो? y को क्या लिख सकते हैं? एक स्लिट के सामने बन रही है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई? यही तो y होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा से Yes, ma'am. ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितना बनेगा? d/2 हो जाएगा ना अब की D बार। by 2. Yes. हाँ, तो y को क्या लिख दोगे? d/2। तो ये क्या आया? 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू d/4। ये d निकालना है, फर्स्ट मिनिमा है तो n की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? n की वैल्यू प्लस है तो जीरो से शुरू होगा, ठीक है। तो कितना बना? n की वैल्यू जीरो है तो लैम्डा बाई 2 Yes, ma'am. इक्वल्स टू d/4। तो ये तो बेटा हमारा तो, इन्होंने 5 कुछ और भी गिवन है क्या? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए तो n की वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो हमारा कितना आ रहा है? हमारा आ रहा है 2 लैम्डा। ये 2d² हो जाएगा, तो यानी d की टर्म हमारा d आ रहा है 2 लैम्डा, विच इज नॉट द आंसर। मतलब कुछ और भी ट्राई करना पड़ेगा यहाँ पे। व्हाट शुड बी द स्लिट सेपरेशन d in terms of wavelength lambda such that first minima occur directly in front of slit s? hmm hmm okay, wait,
मेरा पहला डेल्टा एक्स बनेगा यहाँ से लैम्डा बाई 2। ठीक है, दो वेव्स के बीच की पाथ डिफरेंस। बेटा ये वेव्स तो यहाँ चली जाएगी और सेकंड वाली ऐसे जाएगी। ठीक है, ये वाली 2D हो गई, पहली वाली तो इसका पार्ट डिफरेंस x1 कितना आया यहाँ से डिस्टेंस, x1 का डिस्टेंस तो 2D है, मतलब S1 से जो वेव जा रही है वो 2D पे जा रही है। S2 की वेव मान लो x2 है, तो ये वाली वेव कितने से जाएगी यहाँ पे 2DA DA, तो ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 5D आया। ठीक है, अगर मैं अब x2 माइनस x1 करूं विच इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, देखो मेरी बात सुनो, इन्होंने तुम्हारे गलत ये नहीं है जो हमने किया है, बट यहाँ पर ये d हम ऑलरेडी मान चुके हैं कि ये डिस्टेंस d है। ठीक है, तो इससे तुम्हारा d कितना आ रहा है, इससे हमारा d आ रहा है 2 लैम्डा विच इज नॉट इन द ऑप्शन। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या बचा कि हमारे पास पहला जो मिनिमा बनेगा वो कितने पे आ रहा है, लैम्डा बाई 2 पे, तो डेल्टा एक्स लिखा लैम्डा बाई 2। स्लिट 1 से जो वेव जा रही है वो कितनी दूरी पे है, P पॉइंट से 2D की दूरी पे है। स्लिट 2 से जो वेव जा रही है वो कितनी दूरी पर है, रूट 5D की दूरी पर है। तो यही तो पाथ डिफरेंस है कि हम इन दोनों का माइनस लेते हैं, रूट 5D माइनस 2D इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। करेक्ट, तो यहाँ से d कॉमन ले लोगे तो क्या बचा, रूट 5 माइनस 2 इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा अपॉन 2 रूट 5 माइनस 2, तो यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आया? देखो करना तो पड़ेगा ही, देखो अगर जैसे हमने पहले वाले तरीके से करा बट वो आंसर नहीं था, तो तुम्हें ये करना है कि फिर क्वेश्चन किस तरीके से और कैसे पूछ रहा है, ये 5 रूट 2 कैसे आ सकता है, तो इसका मतलब इसे आंसर इन टर्म्स में नहीं चाहिए, थीटा वाले टर्म्स में। तो हमने इनका ही पाथ डिफरेंस ले लिया कि S1 वाली कितना डिस्टेंस पे है और S2 से जो वेव जाएगी वो कितने डिस्टेंस पे होगी, तो यही तो S2P माइनस S1P करते थे वो करा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक था, ये समझ आया, पल्ले पड़ा? यस मैम। डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस तो है दो वेव्स का, तो दोनों वेव्स के डिस्टेंस का आपने डिफरेंशिएट ले लिया। इसमें से और कौन सा क्वेश्चन करना है बताओ, टाइम तो कम बचा है, एक बार मैं देख लेती हूँ। मैम एक क्वेश्चन था कौन सा? मैम, वो कह रहे हैं मैम एनटीए ने दोबारा में अपडेट किया है कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हाँ, कैलकुलेटर बंद हो गया, यस मैम। उड़ा दिया मैम तुम्हारा। कहते हैं मिस प्रिंट हो गया था मैम, इतना बड़ा मिस प्रिंट हो सकता है? नशे करके छापते हैं अपना ब्लूप्रिंट ये। The figure shows the interference pattern obtained in a double slit experiment using light। इसमें डिफ्रैक्शन का एक भी सवाल नहीं आया। नहीं मैम 24th क्वेश्चन बता दीजिए। 24। यस मैम। A monochromatic beam of this is used in a Young's double slit experiment if one of the slit is covered। भाई ये तो क्लास में कराया हुआ है, 24 मैम मेरा 70 आया था। हाँ, 70 आया था। कहीं तूने पॉइंट्स में मिस्टेक कर दिया होगा, पॉइंट में कहीं वैल्यू गड़बड़ कर दी। ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना, कि जो डेल्टा एक्स आप लिखते हो, डेल्टा एक्स में क्या ऐड कर दो, एक नंबर और, डी कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल डी में प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी ऐड कर दो, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, तो डी वाई बाय कैपिटल डी इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो y निकालना है यहाँ से, तो y कितना हो जाएगा, म्यू माइनस 1 थिकनेस d अपॉन स्मॉल d। इस टर्म को बीटा से डिवाइड कर दो। बीटा क्या होता है भाई, जब नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने हैं तो बताया था ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए बीटा से डिवाइड करेंगे y को। तो बीटा क्या होता है, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, d से d उड़ गया, d से ये कैपिटल D उड़ गया, तो तुम्हारा ये आया नंबर म्यू माइनस 1 t अपॉन लैम्डा। अब इसमें म्यू कितना दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.25 -1। थिकनेस कितनी दे रखी है भाई? 1.4 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। वेवलेंथ देखो 5000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। इसमें क्या, अब इसको तो कर लो कैलकुलेशन को, कितना बन रहा है? ये हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 1.4 10⁻⁻5 5 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगी -7, है ना? और ये ऊपर चला जाएगा फिर +7। 5 5 जा 25 यानी 0.5। तो ये आया 0.5 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 10⁻²। 14 इंटू 5 कितना होगा भाई? 70. 70। 70। कितने पॉइंट है यहाँ पे? 1 और 2। 1 2 0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। कितना हो गया भाई? ये 7 ही तो बना फिर ये। यस मैम। 70 नहीं आया, 7 ही बना है, कैलकुलेशन एरर। बाकी और मुझे तो ये इजी लग रहे हैं जो 21 22 23 क्वेश्चन है, इंटीजर बेस्ड इजी है। इंटीजर बेस्ड बोलो और कौन से करने हैं? मैम 23 का आंसर कितना था मेरा? मैम 1.8 आ रहा था तो मैंने 18 लगाया था। 23। यस मैम। 2 ये वाला तो तुम्हारा वो वाला है स्लैब वाला, ये नहीं करना। 23 ये तो मैंने कराया ही नहीं है, कैसे कर दिया? 22वां हो गया था। 22वां बोलो, डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन फर्स्ट मिनिमा इज दिस। पहला मिनिमा फॉर वेवलेंथ कोइंसाइड विद द फर्स्ट मिनिमा फॉर वेवलेंथ 2। ये बताओ ये मैम हो गया था। हाँ कैसे? तो इन अ सिंगल स्लिट फर्स्ट मिनिमा कोइंसाइड विद द फर्स्ट मैक्सिमा। तो इस λ1 का पहला मिनिमा कब होता है? क्या कंडीशन आती है हमारे पास? a sin थीटा मिनिमा के केस में n लैम्डा, यस मैम। उल्टा n की वैल्यू 1 हो जाएगी तो a थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, करेक्ट? यस मैम। तो थीटा आया λ/a, लैम्डा दिया हुआ है। ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? फर्स्ट मैक्सिमा। तो पहला मैक्सिमा कहाँ होता है? 3λ/2। 3λ/2 पे बताया था ना कि पहला मिनिमा λ/2 पे नहीं, फर्स्ट मैक्सिमा λ/2 पे नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलता है? 3λ/2। तो यानी λ/a इक्वल्स टू 3λ/2a, λ1 और ये λ2। यही तो बात है। a से a कट गया, कर लोगे अब तो। λ1 गिवन ही है तो λ2 क्या हो जाएगा? 2/3 ऑफ λ1, है ना? बढ़िया। 400 आ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 21 बोलो। बेटा जो तुम्हें वो फालतू के क्वेश्चन दे रखे हैं ना स्लैब वाले, वो अभी मत करो। मैं एक बार देखूंगी कि साल में उनके आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो वी विल डिस्कस, अदरवाइज वी विल नॉट। 21 का बोलो। हुआ नहीं तो मैम करवा दीजिए। 21 ठीक है। In a double slit experiment, green light falls on a double slit having a separation. एक सेकेंड। In a double slit experiment, green light falls on a double slit having a separation of this micrometer and a width of this micrometer. ओके एक ही ग्रीन लाइट को लेते हैं, उसको दो स्लिट पे इंसिडेंट कराते हैं, जिसमें तुम्हारे पास यहाँ पर स्लिट का सेपरेशन अलग अलग है। एक का सेपरेशन 19 माइक्रोमीटर है ऑन अ डबल स्लिट हैविंग ए सेपरेशन। ओ एक सेकेंड, ये सेपरेशन है दो स्लिट्स के बीच में, ये स्लिट 1 और ये स्लिट 2।
जो ये स्लिट के बीच की सेपरेशन दे रखी है ये दिया हुआ है 19.4 माइक्रोमीटर, और जो इनकी थिकनेस या विड्थ दी हुई है वो दी हुई है 4.0। समझ में आया? ये Yes. वाली इनकी जो विड्थ है, ठीक है। द नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बिटवीन दैम, between the first and second diffraction minima. The number of bright fringes between the, एक सेकंड रुको, bright fringes and second, ये diffraction minima है, first and second diffraction minima। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार देखना पड़ेगा, देखेंगे इसको, ठीक है। कल करते हैं इसको, टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में। एक बार ये वाला क्वेश्चन 21वां मुझे कल याद दिला देना, वी विल डिस्कस दिस। और अभी तो हमारा 20 भी बच गया, 2 क्वेश्चन बच गए है ना, 19 भी बच गए। तो ये 2-3 जो क्वेश्चन बचे, अभी तुम्हें वेव ऑप्टिक्स के और थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगी, तो इसके बाद हमें मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं कुछ, फिर हम एटम पे मूव करेंगे, है ना। तो फटाफट फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी मैं आज तुम्हें इसके वेव ऑप्टिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ, आज इसके और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बैठ के, ठीक है। ओके मैम। हाँ चलो, ओके एवरीवन, बाय। कल डिस्कस कर लेंगे जो क्वेश्चंस बच गए, डोंट वरी। मैम मॉडर्न का टॉपिक रह गया था ना, आप कहते कि वो करवाना है। हाँ वो भी करवाना है ना। Yes, अभी ma'am. तुम्हारा सारा टाइम ही तुम्हारे उसमें जा रहा है, असाइनमेंट डिस्कशन में। Yes, ma'am. असाइनमेंट डिस्कशन में जितना तुम मेहनत करोगे उतना असाइनमेंट डिस्कशन में मुझे थोड़ा कम समय डिपेंड करना पड़ेगा, पूरे लेक्चर जा रहे हैं तो उनमें थोड़ा टाइम बचाएंगे बेटा, ठीक है। Okay, ma'am. ठीक है, चलो बाय एवरीवन। Bye. Thank you very much. Bye. Bye. हम्म।